नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज लेखक, लीड राइटर्स और अधिवक्ताओं ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज मौसम का बदला मिजाज। उत्तराखंड की प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने की प्रेस वार्ता। रुद्रपुर में भाजपा मंडल महामंत्री राधेश शर्मा ने हेड कांस्टेबल हरवीर सिंह के साथ की मारपीट। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान खैर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ग्राम प्रधान ने उठाया सवाल, आखिरकार गौशाला को अन्यत्र क्यों किया गया शिफ्ट। वनाग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन। हल्द्वानी पहुंचकर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने की शहर के पत्रकारों से मुलाकात, सुनी पत्रकारों की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद रुद्रपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज लेखक, लीड राइटर्स और अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और रजिस्ट्रार कार्यालय में तालाबंदी भी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना था कि यूसीसी लागू होने के बाद दस्तावेज लेखकों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पोर्टल नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं ये रजिस्ट्री के संबंधित सभी कार्य के लिए, जो जमीन से संबंधित कार्य होता है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, जिसमें लीड राइटर्स भी है, दस्तावेज लेखक भी है, अधिवक्ता भी बहुत जुड़े हुए हैं। उसमें ये आज जो हड़ताल है वो हमारे प्रदेश में, समस्त प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हड़ताल है। इसमें देहरादून में भी है, बाजपुर में भी है, काशीपुर में भी है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो यूसीसी लागू की गई है उसके अंदर जो पब्लिक डाटा एंट्री पीडी में जब जाते हैं तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विवाह पंजीकरण या वसीयत का, उसमें दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है पब्लिक और नंबर 2 सीएससी, नंबर 3 ऑफिसर, जो उनके वो लोग खुद खोल सकते हैं। उसमें 3 ऑप्शन है जो भी कर सकते हैं। उसमें हम ना तो डीड राइटर का दिया है ना एडवोकेट का दिया है। तो हमारा मानना है कि उसमें जो सीएससी वाले हैं उन्होंने ना तो उसमें लॉ पढ़ रखा है, ना उतना बड़ा उनको कानून का ज्ञान है कि उसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ के उसको करेंगे। हम उस पर भी उंगली नहीं उठाते हैं किसी पे। जैसे उनको दिया गया वैसे एक एडवोकेट और डीड राइटर के लिए उसमें हमें कोई एक ऑप्शन देना चाहिए। जैसे सीएससी का ऑप्शन दिया है या पब्लिक का दिया है, तो डीड राइटर और अधिवक्ताओं के लिए देना चाहिए, जिससे कि वो अपना पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम कर सकें और खुद उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह आगे उन प्रक्रिया को और वसीयत बढ़ाएं। ऐसी ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी विकास जी सर पेपरलेस होने जा रही है, उसका भी विरोध नहीं करते, ना यूसीसी का विरोध है, किसी भी ऑनलाइन प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं। मगर जो हमारे हकों से वंचित करने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो, इसलिए हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि इसमें अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे हमारे समस्त पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एवं लीड राइटरों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो। तो अधिवक्ता और दस्तावेज संघ जो लीड राइटर यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए हमें भी उसमें एक जगह दी जाए, हम लोगों के लिए भी उसमें किया जाए कि आप लोग भी, ये आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सीएससी की तरह ही या पब्लिक की तरह ही आपका लीड राइटर और अधिवक्ता का एक ऑप्शन दिया पोर्टल है, आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और आगे आप पब्लिक की आप सेवा करिए यहाँ पे। तो हमारा आपसे बस यही अनुरोध है कि और अपेक्षा भी है कि हमारे इस मांगों को आगे आप पहुँचाएंगे। धन्यवाद। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बादलों के कारण आज धूप नहीं दिखाई दी, जिससे ठंडक बढ़ गई है। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 तारीख को देहरादून समेत 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आज 15 फरवरी है, तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करें तो 19 और 20 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो 19 की रात से बोल सकते हैं कि एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है। तो 19 को कहीं कहीं, जबकि 20 तारीख को जो है कुछ स्थानों पे उत्तराखंड में हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। अब तापमान की बात करें तो जो आज जैसे क्लाउडिंग की वजह से अधिकतम तापमान में कुछ 2 से 3 डिग्री जो है उत्तराखंड में गिरावट मिलने की संभावना है, लेकिन उसके बाद जो है क्लाउडिंग हटने के बाद जो अगले 17, 18
16, 17, 18 तारीख में थोड़े अधिकतम तापमान बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी हुई है, उसके साथ ही प्रदेश की विकास दर 2024 और 25 में 6.61% संभावित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद 3,32,000 करोड़ का था, जो कि अब 3,78,000 करोड़ संभावित है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। स्टेट ने अभी तक भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको आरडीएसएस प्रोग्राम के माध्यम से, और सभी स्टेट इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में लगाया जा रहा है। कोई स्टेट हमसे बहुत आगे है, कोई स्टेट हमसे बहुत पीछे है। किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस बहुत पहले खत्म होकर के बहुत मीटर्स लगाए जा चुके हैं। तो हमारे अभी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर के जस्ट लगाना शुरू हुआ है, और इस वजह से कुछ भ्रांतियां उसको लेकर के आ जा रहे हैं। तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इश्यू करूं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कैसे फायदेमंद होगा, मैं उस पॉइंट को बताना चाहता हूं। अभी आप यूपीसीएल के जो ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको देख लीजिए, या आप सीएम हेल्पलाइन देख लीजिए, या कहीं पर हम लोग कैंप लगाते हैं उसमें चेक कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो शिकायत आता है वो ये है कि मेरा मीटर रीडिंग गलत था, मेरे बहुत ज़्यादा बिल लगा दिए गए हैं, और उसमें एलिगेशंस भी लगते हैं। वो मीटर रीडिंग करने वाला आदमी ने ऐसे किया वैसे किया और हमसे पैसा मांग रहा था, ये सारे इश्यूज आते हैं। इस स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप जीरो हो जाएगा, और ये पूरे मैकेनाइज्ड तरीके से इसकी रीडिंग ली जाएगी, और उसकी वजह से जो मानवीय भूल भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, या मानवीय मिसचीफ भी हो सकता है। ये दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, इसमें एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा जो कंज्यूमर के मोबाइल में होगा। उसमें आप रोज की खपत को देख सकते हैं। आपको अगर लगता है आप एक अपना प्लान लेके चल रहे हैं, यार मैं अपने हाउस होल्ड के लिए मेरे इनकम के अकॉर्डिंगली इतने बिल मुझे देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो आपका कहीं बिल एक्सीड कर रहा है पर डे का, तो आप तुरंत मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ कहाँ उसको कम कर सकते हैं। ये प्लान आप कर सकते हैं। तीसरा, अभी आज के डेट में कहीं पर कोई फॉल्ट आ गया है तो कंज्यूमर को कंप्लेंट करना पड़ता है। फॉल्ट का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड चला जाएगा। कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कोई पर्टिकुलर एरिया के अगर सप्लाई बाधित हो, तो उसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी विभाग को, और विभाग उसको जल्दी एड्रेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप सोलर लगाते हैं, सोलर रूफटॉप सोलर जो पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगाते हैं, तो यही जो मीटर है ये आपका नेट मीटर का काम भी करेगा। आपने जितना सप्लाई किया है उसको माइनस कर लेगा, आपके बिल में उतना ही कमी हो जाएगी। रुद्रपुर में भाजपा मंडल महामंत्री राधेश शर्मा ने हेड कांस्टेबल हरवीर सिंह के साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने वालों में भाजपा नेता के साथ और भी कई लोग शामिल थे। हेड कांस्टेबल हरवीर सिंह मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है और मारपीट की घटना के समय हेड कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के साथ हेड कांस्टेबल को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक्शन लेते हुए हरवीर सिंह को निलंबित कर दिया। पुलिस ने भाजपा नेता राधेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक हमारे पुलिस के एक कर्मचारी हैं जो कि अभी लाइन हाजिर चल रहे थे और ड्यूटी से भी एब्सेंट चल रहे थे, तो इनके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई संज्ञान में आया। तो इन्होंने तहरीर भी दी है। तहरीर पर जिन लोगों ने इनके साथ अभद्रता करी है, मारपीट करी है बिना किसी उकसावे के, तो उन पर कार्रवाई करी जाएगी। और क्योंकि ये लाइन हाजिर थे और एब्सेंट थे और उसके बाद भी वर्दी धारण करे हुए थे, तो इनके खिलाफ भी हमारे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भी अनुशासन वाली कार्रवाई करी जाएगी। हाँ, एक आरोपी अरेस्ट हो गया है, बाकियों की भी
धरपकड़ जारी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान खेर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद लकड़ी की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी के निर्देशानुसार सीओ सिटी रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच खेर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये आज सुबह हमारे रुद्रपुर कोतवाली को खबर मिली थी कि कोई व्यक्ति अवैध लकड़ी का कारोबार कर रहा है। सूचना पे हमारी टीम ने व्यक्ति जो कि बाजपुर साइड का रहने वाला है और ये अवैध लकड़ी जो खैर की बताई जा रही है 155 गिल्टे इसके मिले हैं। उसके साथ ये मौके पे ही मिला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ के अन्य साथी का भी पता चला है, उनको भी उनके लिए हमने टीम बना के खटीमा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दिया में कामन नदी के किनारे बना गौशाला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और अब उत्तराखंड सरकार ने इसको अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र वासियों में रोष व्याप्त है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये जमीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपए की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया और बाढ़ आई, गौशाला भी बह गई और जानवर भी, कई जानवरों की भी मौत हो गई। तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वैसे ही आज फिर ग्रामीण इन्हें सूचना दे रहे हैं कि अगर आप 300 मीटर खोदेंगे, 10 फीट खोदेंगे तो गांव की जमीनें और धंस जाएंगी, गांव को और नुकसान होगा। लेकिन ये आज बना, हमने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, उससे पहले चुनाव प्रचार में भी कहा, उससे पहले जब एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि आप गौशाला बना रहे हैं, गलत जगह पे लो लैंड है, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने तो विधानसभा में मांग करी कि लो लैंड को जिसने तय किया और गौशाला पे जो पैसा लगा उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने विधानसभा के सत्र में भी उठाई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को। उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, प्रेशर सरकार का है, मैं मजबूर हूँ और ये जगह चिन्हित कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, विधायक जी के द्वारा किया गया, हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारे न्यूज आपके मीडिया के लोग भी आए, यहाँ पे कई तरीके से विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाया गया। उस समय भी क्या लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम 400 मीटर आगे पीछे का हम पिचिंग करा के देंगे, लेकिन आज तक वो 400 मीटर क्या, वो 10 मीटर भी पिचिंग नहीं हो पाई। और आप गौशाला देख सकते हैं कि एक बार में गौशाला पूरा बह चुका है, तो लिप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार के द्वारा जो राशि जारी करी गई थी कई करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे बह चुका है, वो किसी काम का नहीं रहा। जबकि हम लोगों के ये सरकार का ही पैसा और हमारा पैसा है जो सरकार ने ये गड्ढे में डालने का काम किया है गौशाले के नाम पे। मेरा नाम मुकेश कुमार, ग्राम प्रधान। खबर तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर से, जहां आज उत्तराखंड वन आरक्षी वन बीट अधिकारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर रामनगर संघ भवन में धरना दिया गया। वहीं कई रेंजों के वन आरक्षी और वन बीट अधिकारी पिछले 5 दिनों से काली पट्टी बांधकर अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, जिसके चलते आज उन्होंने धरना दिया और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रखने की बात कही। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमने धरना प्रदर्शन तो आज 13 तारीख से किया है। इससे पहले हमें आज 5-6 दिन हो गए लगातार फीता बांध करके हमने अपना रोष व्यक्त किया काला कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और सरकार से जो है हम आज से मांग नहीं कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार मांग पत्र दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब वन कर्मचारी जो है जिसको 13-13, 14-14 साल से हम लोग एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करिए। इसके साथ साथ आप जो पूर्व में जो वन आरक्षी भर्ती कर रखे हैं, जिनको 10 साल हुए हैं, कार्य पूर्ण हो गया 10 साल सेवा में, उनका प्रमोशन करिए। प्रमोशन नहीं है तो जिन कर्मचारियों को आपने पे स्केल आपने वेतन करना है, एसीपी का लाभ है, एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों? अगर आपके पास पद खाली नहीं है वन दरोगा के, तो कम से कम ऐसे कर्मचारियों को आप एसीपी का लाभ देने में क्यों पीछे हट रहे हैं?
हम आपके माध्यम से सरकार को यही हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांग है जायज़ मांग है, किसी प्रकार का कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है सरकार पर। एक स्टार भी हमारा जो है अन्य स्टेटों की भांति, जब हिमाचल में एक स्टार है, यूपी में एक स्टार लागू कर दिया है, चंडीगढ़ में एक स्टार है, झारखंड में एक स्टार है, तो हमारे स्टेट में ऐसा क्यों? हमारी वर्दी में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? आप 4th क्लास कर्मचारी का भी वही वर्दी पैटर्न है और डेली वेजेज कर्मचारी का भी वही वर्दी पैटर्न है, जिसमें कि एक वन आरक्षी का भी वर्दी पैटर्न वही है। पब्लिक को यही पता नहीं है कि एक बीट अधिकारी कौन है और एक डेली वेजेज कर्मचारी क्या किस पद पे है। हम सरकार से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि आप हमारी वर्दी में संशोधन कीजिए और हमारा जो जायज मांग पत्र है इस पे विचार विमर्श करिए। अभी तो हम लोग मात्र जो है एक धरना प्रदर्शन अपने रोष व्यक्त कर रहे हैं दरी बिछा करके। इसके साथ साथ जब हमें प्रदेश कार्यकारिणी जैसा आह्वान करेगी उसी की हम जो है आह्वान पर हम अगली रणनीति तय करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि रहते हुए अब 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय को सौंप दी गई है। 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज 14 फरवरी को विधिवत समापन हो गया है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेघालय के मुख्यमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और राज्य के खेल मंत्री भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खिलाड़ी भी जरूर मेडल लाकर भारत के तिरंगे। जय खेल भूमि। 2014 में 5 खेलों में 33 मेडल। आने की तिरंगा यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी की तालियों के बीच देवी सजनों 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर और 76 काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां हल्द्वानी के मीडिया सेंटर कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने शहर भर के पत्रकारों से मुलाकात की। वहीं हल्द्वानी पहुंचने पर पत्रकारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सूचना महानिदेशक ने पत्रकारों की समस्याओं को भी सुना। पत्रकारों के द्वारा लंबे समय से प्रस्तावित नए मीडिया सेंटर के स्थान को लेकर भी अपनी बात रखी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जो हल्द्वानी का मीडिया सेंटर है उसको तत्काल बनाया जाए और जो हमारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उसके द्वारा डीपीआर बनाई जा रही है और जैसे ही डीपीआर बन जाएगी उस पर हम लोग बजट स्वीकृत करके और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि हल्द्वानी में एक बेहतर सुविधा के साथ मीडिया सेंटर बनाया जा सके। देखिए, कई स्तरों से बार बार ये मांग आ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सूचना विभाग की समीक्षा बैठक लिया था तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उसमें एक सामूहिक बीमा योजना के सहित जो मान्यता के स्तर को तहसील स्तर तक विस्तारित करना और साथ ही साथ सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के लिए। तो आज वही मांगे आज भी चर्चा हुई हैं, उस पर हम लोग स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय लेकर के आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।